देखो, सामान्यतः ये प्रश्न उठता है कि किसी भी एक व्यक्ति को इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुड एनीवन स्टडी इकोनॉमिक्स। तो अभी अगर हम तुमसे पूछें तो तुम्हें से कोई कह सकता है कि इसलिए हमको बैंकिंग में जाना है इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। कोई कहेगा हमको एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में जानना है इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। कोई कहेगा हमको एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना है इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये जितने भी जवाब आपके होंगे यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक बहुत बड़े लार्जर पार्ट के ये सब पीस में दिए हुए उत्तर है। हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं, इसका एक बहुत लार्जर कॉन्सेप्ट है जिसके कारण हम इसका अध्ययन करते हैं। ये सब चीज़ें उसमें एक कह सकते हो कि उसके पीसेज हैं, टुकड़े हैं। हाँ, ये सब भी उसमें शामिल रहता है। बहुत ईमानदारी से अगर हम देखें कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं तो उसका बहुत स्पष्ट उत्तर ये होता है कि इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं ईमानदारी से कि वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन अराउंड इन द सोसाइटी आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी का मतलब होता है, आप बहुत गहराई से देखें कि जो कुछ भी घट रहा होता है उसमें से सबसे अधिक असर आपके ऊपर उस घटना का पड़ता है जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज को प्रभावित करता है, आर्थिक पक्ष को जो प्रभावित करता है। कारण यह है कि जितने भी इश्यूज सोसाइटी में हैं, चाहे वह इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वह इंडिविजुअल हो, चाहे सोसाइटल हो, चाहे कॉर्पोरल हो, जिस भी तरह के हो, अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब के मूल में क्या है, वह आर्थिक पहलू ही है, अर्थ ही है। आप उसको तोड़ते जाएंगे तो अंत में कहाँ जाएगा? वो अंत में अर्थ पर जाकर के टिकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि आपकी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, यानी व्हाट विल बी द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट ऑन यू, ऑन सोसाइटी, ऑन कंट्री, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। जैसे आपसे बताएं, बहुत सामान्य सी बात है, इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते अभी जैसे जो भी डेवलपमेंट आपके देश में होते हैं, 2008 में रिसेशन आया, 13 तक रहा, तो उस रिसेशन की वजह से पूरे दुनिया के सोचने का तरीका कैसे बदला। जैसे 2008 के पहले अर्थव्यवस्था क्रेडिट इकॉनमी थी। कैसी इकॉनमी थी? मनमानी उधार लेकर के गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो, जितना भी सामान खरीदो, क्रेडिट कार्ड लेकर के, सब कुछ था। खूब अर्थव्यवस्था तेजी से चल रही थी, लग रहा था कि ये तो बड़ा ही बेहतर विकल्प है, फर्स्ट क्लास है, सबको खूब रोजगार मिल रहा है, सब खूब उत्पादन हो रहा है, खूब डेवलपमेंट हो रहा है, खूब जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आज तक तो ग्रोथ पैटर्न ये था कि क्रेडिट इकॉनमी को फेवर किया जाना चाहिए। बहुत तेज़ी से तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, तमाम क्रेडिट कार्ड आपको तरह तरह के मिल गए, तमाम मतलब बहुत सारा आपने देखा होगा कि मॉनेटरी चेंजेस आठ तक। लेकिन आज में जब अचानक स्थिति ऐसी आ गई कि धड़ाम से बहुत सारे बैंक बैठने लगे, निंजा की स्थिति हो गई। निंजा जिसको क्या कहा गया? नो इनकम नो जॉब, जहाँ है ठीक। तो आपने जिनके पास अब न इनकम रह गई और न जॉब रह गई, आपने जिनको सबको लोन दे रखा था, क्रेडिट कार्ड दे रखा था, उन सब की गारंटी क्या थी? केवल उनकी मंथली सैलरी। न कोई कोलेट्रल था, न आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी, कुछ नहीं किया था। तनख्वाह कितनी है? 40 लाख। अच्छा, 5 गुना क्रेडिट कार्ड हमसे ले लीजिए, 2 लाख रुपए तक, 40,000 का। तो आपने 2 लाख लोन दिया है, बट यू डोंट हैव एनी कोलेट्रल, कोई मॉर्गेज नहीं है, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, एकदम बिल्कुल हवा में है। तो जैसे ही उसकी तनख्वाह बंद हुई, वैसे ही उसका रिपेमेंट भी क्या हो गया? बंद हो गया। तो सारा पैसा जो आपने लोन दिया था, वो सारे के सारे जो लोन लेने वाले थे, दे आर बिकेम डिफॉल्टर्स। जमा कहाँ से करें? नौकरी चली गई, तनख्वाह खत्म हो गई। तो अब उस समझ में आया कि यार ये तरीका ठीक नहीं है।
इसका मतलब कि जो ग्रोथ का पैटर्न था वो कैसे बदला, उस परिस्थिति की वजह से। तो ये जानना चाहिए कि पहले ग्रोथ पैटर्न क्या था, अब ग्रोथ पैटर्न क्या है, और ये ग्रोथ पैटर्न कैसे बदलता है, किस घटना का कितना असर पड़ता है। ये एनालिटिकल पावर, यह प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। जैसे अभी हाल में कृषि बिल है, बहुत सीधी सी बात है, कृषि बिल इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है, हर आदमी चर्चा कर रहा है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू शुड बी मोर फोकस्ड रादर देन एनी अदर इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। और लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो अलग होता है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी के रूप में हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड, you should have proper understanding of the basic concepts of the agriculture related terms, agriculture related laws, agriculture related economic activities, agriculture related markets, agriculture related import, export, export items and everything. ये सारी चीजें आपके दिमाग में अगर रहेंगी then you can understand what will be the impact of agricultural laws which are being passed or has been passed by the government. इसका क्यों इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। आपसे कोई पूछ लेता है कि being a student of economics answer the question, so why these laws are being protested by the farmers, क्या बताएं, इनका क्यों इतना विरोध किया जा रहा है। आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप किसी के समर्थक नहीं हैं, आप किसी के विरोधी नहीं हैं, आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं। एंड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू एनालाइज द लॉस। हाउ विल यू एनालाइज, क्या इसके प्रो हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या इसकी बुराइयाँ हैं, ये समझ होगी। और अगर ये समझ आप में सही में है तब आप अपने सरकार को पसंद भी करेंगे और उसको नापसंद भी करेंगे कि सरकार ठीक कर रही है। तो सरकार के कार्यों को सही सही समझना और उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को सही सही एनालाइज करना, अगर इसमें आप कैपेबल हैं तब आप, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन इसलिए जरूरी है टू बी ए गुड सिटीजन। अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है, आपको एक अच्छा नागरिक होने के लिए अनिवार्य है कि आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना ही चाहिए। अच्छा नागरिक का मतलब पक्षपाती नागरिक नहीं, अच्छा नागरिक का मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट सिटीजन, कि हम सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। अगर जैसे तीनों बिल कृषि से संबंधित हैं, तीनों बिल में क्या क्या है, पहला बिल है जो मार्केट प्रोड्यूस को बेचने से संबंधित, दूसरा बिल है जो उसके स्टोरेज या जमाखोरी या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करता है, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है। इन तीनों में क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, क्या विरोध सही है। भाई बहुत आसान शब्दों में, यदि विरोध गलत है और एज ए लॉ मेकर, एज ए गवर्नमेंट, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ये इससे किसानों का भला होगा, 100% मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। तो ठीक उसी तरह जैसे कोई बात हम कहें और आप न समझें, मान लीजिए आप कहें सर हमको समझ में नहीं आया, तो मेरा धर्म क्या कहता है कि मैं आपको समझा दूं। कि मैं आपको सुनूं ही नहीं, मैं आपको समझा दूं और आपको संतुष्ट कर दूं कि डोंट वरी, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। ठीक है। और यदि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तो ऐसा थोड़ा है कि मैं भगवान हूं, मुझसे गलती नहीं हो सकती है। गलती हो सकती है तो आई मस्ट विड्रा एट द सेम टाइम। ठीक है, आप कह रहे हैं गलत है, आई एम सॉरी फॉर दैट, गलती हो गई, हम इसको वापस ले लेते हैं। एक अच्छे प्रशासक की जिम्मेदारी क्या होती है कि वह सबकी बात सुने और सुन करके सबकी अच्छी बात को स्वीकार करे और अपनी बुरी बात को छोड़े। अगर हम
जिसे विभाग के विभागाध्यक्ष होने के नाते ये हम मान करके चलते हैं कि हम जो कह रहे हैं बस वही सही है, तब फिर किसी से बातचीत करने की क्या जरूरत है? भाई बातचीत का मतलब ये होता है ना कि आप उसकी बात सुनेंगे। जैसे हम आपसे बातचीत करें और ये पहले से लिख कर लाएं कि आपको यही मानना है, तो ये बातचीत थोड़े हुई, ये तो तानाशाही हुई कि जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस वट एवर आई एम सेइंग बिकॉज आई एम द बॉस। कारण भी ऐसा नहीं मैं बहुत काबिल हूँ, कारण सिर्फ क्या है कि मैं बॉस हूँ। और देश का दुर्भाग्य है कि गलती से यहाँ कोई भी बॉस हो सकता है। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि बॉस हो तब भी चलो ठीक है, ऐसा सिस्टम है कि यहाँ अंगूठा छाप भी आपका बॉस हो सकता है ना। कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई बहुत योग्यता तय है नहीं कि इतना पढ़ोगे तभी प्रधानमंत्री बनोगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों बिल को लेकर के इतने बड़े पैमाने पर जो बवाल है, अब बात भी करने को तैयार सरकार नहीं है या बात नहीं कर रही है। तो आखिर ये ईगो, ये डिक्टेटरशिप, ये तरीका ये सरकार का तो नहीं हो सकता ना। सरकार तो जनता की है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। हमारा संविधान कहता है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। जो सब कुछ जनता का ही है तो जनता के साथ इतना अत्याचार क्यों है? ये तो वैसे हो गया कि मेरी सरकार है और मेरे ऊपर ही लाठीचार्ज हो जाए। ठीक है, गलत बात है। तो ये स्थितियाँ इस समय उत्पन्न हुई है, तो इनकी प्रॉपर समझ होना, एक अच्छे सिटीजन का रोल अदा करना, जिसका निश्चित रूप से प्रोपोगंडा न करना, गलत तरीके से गलत प्रचार न करना, किसी की भावना का दुरुपयोग न करना, इसे अपने स्वार्थ में कोई रंग, कोई कलर न दे देना ना। जैसे सरकार कहती है ये विपक्षियों द्वारा प्रायोजित है, ये तो किसी खास ग्रुप द्वारा प्रायोजित है, इसमें किसी खास धर्म और मजहब के लोग शामिल हैं। ये सब तो ठीक वैसे हो गया जैसे अंग्रेज किया करते थे कि आपसे लाभ लेना है तो आपको फोड़ लेते थे, कुछ बता देते थे कि ऐसा है, अरे उसकी तो शक्ल ज़्यादा गोरी है, तुम तो सामने हो, कहाँ उसके चक्कर में पड़े, चलो हम तुमको राजा बना देंगे ना। अब तुम समझ गए, बस हो गया, तुम किनारे गए, इसको मारे पाए फिर तुमको मारे, तुमको क्यों मारे, फिर तुम नालायक है, तुम अपने भाई की नहीं हुए, तुम मेरे हो गए, तुमको भी मारे पाए। तो उसी तरह सरकार भी करती है, कोई भी जब मुद्दा उठता है तो वह मुद्दा सही गलत के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। वह मुद्दा किसी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर उसकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। बिल अगर सही है तो सबको इसका समर्थन करना चाहिए, अगर बिल गलत है तो सबको इसका विरोध करना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह जवान हो, चाहे वह नवयुवक हो, चाहे वह ट्रांसपोर्टर हो, चाहे जो ना। लेकिन ये जो डिवीज़न होता है देश में, और देश का दुर्भाग्य है कि देश में हर मुद्दे पर क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है, और उसी से देश का तो कल्याण रुक ही जाता है, व्यक्ति का भले हो जाए वो अलग बात है। आपने विवाद पैदा करके कोई पार्टी जीत भले जाती है, पार्टी का लाभ हो जाता है, लेकिन देश तो हार ही जाता है। देश तो हार गया ना। अगर देश का विकास पिछले 5-7 सालों में ऐसा हो गया कि आप मुंह से कहते हैं कि हम इसे $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आप मुंह से चिल्ला के कह रहे हैं, और डेटा बता रहा है कि जिस भारत की तुलना चीन से, अमेरिका से, जापान से होती थी 5 साल पहले, अब उसकी बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से होने लगी। इसे आप विकास कह रहे हैं कि विनाश हो रहा है। हम उन 3 देशों से तुलना कर रहे थे जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सबसे मजबूत है, और अब हमारी तुलना कैसे होने लगी कि इस साल की परफॉर्मेंस में बांग्लादेश ने हमसे बेहतर परफॉर्म कर दिया। बांग्लादेश कोई देश थोड़े है, पाकिस्तान कोई देश थोड़े है, श्रीलंका कोई देश थोड़े है। तो अब आप सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब आप ईमानदारी से सिर्फ भाषण दे करके देश का विकास, देश की बेरोजगारी, देश की भूख समाप्त नहीं कर सकते।
भुखमरी इंडेक्स में आपकी स्थिति पहले से खराब हो गई। ये सब गहराई से विचार करने वाली बात है। ये सब चीज़ें भाषण से ठीक नहीं होंगी, आपको काम करना पड़ेगा। दिन रात आप सिर्फ एक माला जपते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। क्या ऐसा है कि किसी देश के विकास में सिर्फ यही एक एजेंडा है, या इसी से विकास होगा? विकास ईमानदारी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, ईमानदारी से बढ़िया बेहतर शिक्षा से होगा, ईमानदारी से बढ़िया उत्पादन से होगा, ईमानदारी से बढ़िया रोजगार के अवसर से होगा, ईमानदारी से युवा वर्ग के प्रोडक्टिव इस्तेमाल से होगा। कहने के लिए हम बहुत बड़े पॉपुलेशन डिविडेंड में की स्थिति में है, 60% हमारी आबादी युवा है, लेकिन वो युवा किस काम का, अगर उसमें कोई स्किल नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ भीड़ का हिस्सा है और अपना पेट पालने के लिए चोरी करता है, वो युवा किस काम का है? तो युवा को लेबर से कैपिटल में कन्वर्ट करना, उसे श्रम से पूंजी में परिवर्तित करना, अर्थात उसे अनस्किल्ड लेबर से स्किल्ड लेबर बनाना, यह सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह सरकार की व्यवस्था है। और उसे यह तय करना चाहिए कि हमारा युवा कैसे देश के विकास में बेहतर योगदान कर सकता है। बहुत अच्छा ब्रेन है, बहुत बढ़िया पढ़ने वाला है, तो इसको रिसर्च करवाइए। थोड़ा कम पढ़ने वाला है तो इसको आप कहिए कि इंटरमीडिएट प्राइमरी जाके पढ़ाए। एकदम नहीं पढ़ने वाला है तो उसको सिखाइए कि वो है मैन्युफैक्चरिंग में जाए, वो प्लम्बिंग करे, इलेक्ट्रिसिटी का काम करे, पंचर बनाए, कुछ ना कुछ करे। आपने सबको छोड़ दिया कि जो बहुत एमए पीएचडी है वह भी कुछ नहीं कर रहा है, और जो हाई स्कूल इंटर पास है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, और जो अनपढ़ है वो भी कुछ नहीं कर रहा है। आपने जितने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं कौशल विकास के नाम पर, वो सब नकल करा के खुद ही लिख करके आपको पास कर देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं। ट्रेनिंग आपके पास सर्टिफिकेट तो है, आपको काम नहीं आता, तो उस सर्टिफिकेट से क्या फायदा है? तो हमेशा जब तक आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपके देश का विकास नहीं होगा। सरकार के दिमाग में क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए कि हमको देश के संसाधनों का कैसे बेहतर से बेहतर, और संसाधनों में सबसे बड़ा संसाधन क्या है? वो हमारी युवा शक्ति है, हमारा लेबर फोर्स है, जो एनर्जेटिक भी है, जो टैलेंटेड भी है, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में सबसे अधिक परिश्रमी भी है। हिंदुस्तान का आदमी पूरे विश्व में क्यों इतना प्रिय है? क्योंकि कम से कम खाता है, अधिक से अधिक मेहनत करता है। ठीक है, लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी है कि हमारा खर्चा कम है और हमारी बचत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बाहर खर्चा बहुत ज़्यादा है, बचत बहुत कम। हम खिचड़ी बना करके भी आराम से खा के सो जाते हैं, चावल दाल 5 रुपए में बनता है, लेकिन उनके खाने में तो 800 रुपए की दारू ही रहती है। फिर इसके बाद 1000 रुपए का उनका खाने का सामान होता है, तो वो 2000 खाते हैं। जहाँ हम 10 रुपये खाते हैं वो कितना खाते हैं? 2000 खाते हैं। तो हम उतने ही कमाई में 5 रुपये खर्च करते हैं, वो उतनी ही कमाई में 2000 खर्च करते हैं, तो बचत ज़्यादा किसकी होगी? इसलिए जब हम बाहर, हमारी बड़ी इज्जत है काम करने के लिए, हमारी चमड़ी नहीं थोड़ी किसी को अच्छी लगती है, और वो 5 बजे के बाद काम बंद कर देंगे, करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके यहाँ लेबर की डिग्निटी है, 8 से 5 काम करते हैं। हम सुबह 8 बजे चले जाएंगे, रात को 9 बजे तक काम करते रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। उनसे दुगना हम काम भी करते हैं, उनसे दुगनी सेविंग भी करते हैं, उनसे कम खर्चा भी करते हैं, तो हम तो देश के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए भाई ने। इसलिए भर भर करके हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में नौकरी पा जाते हैं। और हम कोई भी काम कर देंगे, वो सारा काम नहीं करेंगे, वो वही काम करेंगे इसके लिए उनको आपने नियुक्त किया है। और हमसे आप कहेंगे आपको हम पानी भी पिला देंगे, क्योंकि वो हमारे संस्कार का भी पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें मिल करके हमको बहुत अच्छा बनाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी इस अच्छाई का इस्तेमाल हमारे देश को करना चाहिए भाई ना, दूसरा कोई क्यों करे? और दूसरा आदमी समझ गया है, बाहर का आदमी आपको जान गया है, इसलिए आपको इतना प्यार करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम है, उस सिस्टम की समझ आपको हो, इसके लिए इकोनॉमिक्स आपको जानना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन किस बात का करते हैं? बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उसको एकदम समराइज करें तो हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, चॉइस। आता है इकोनॉमिक्स में चॉइस एक शब्द आता है। तो इकोनॉमिक्स में अध्ययन जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण होता है कि आपको यह क्षमता आ जाए कि हाउ टू चूज द रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज विथ मिनिमम कास्ट। हमारे पास जो संसाधन है उनका हम चुनाव कैसे करें, या यूँ और आसान शब्दों में कहना चाहते हैं तो हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह जानना चाहते हैं कि हाउ एन इंडिविजुअल मेक्स चॉइस। कोई भी व्यक्ति चुनाव कैसे करता है। चुनाव करना इन इटसेल्फ इज ए साइंटिफिक प्रोसेस। किसी चीज़ का चुनाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव करने के लिए भी उसके बहुत सारी प्री रिक्विसाइट्स हैं, बहुत सारी उसके पूर्व में जानकारियाँ आपके पास होना जरूरी है चुनाव करने के लिए। तो एक वह सेटअप है, आप ध्यान से देखें। जैसे अगर यहाँ हम कहते हैं कि हाउ टू चूज, इसको क्या रिकॉर्ड करना है, हाउ टू चूज, ये बेसिक क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स का हम अध्ययन इसलिए करते हैं कि बिकॉज आई हैव टू नो द प्रोसेस ऑफ चूजिंग। तो ये कैसे हम चुनाव करते हैं, तो ये चुनाव का प्रश्न ही क्यों उठता है, कि चुनाव की क्या जरूरत है। चुनाव की समस्या सिर्फ इसलिए होती है, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि स्केर्सिटी क्या है, scarcity. Resources are scarce in supply. Whatever resources are there in the society, they are scarce in supply. Scarcity और लिमिटेड होने में डिफरेंस है, जानते हो, तुमने पहले पढ़ा है। लिमिटेड का मतलब होता है कि देयर सप्लाई इज लिमिटेड, सप्लाई ही उसकी बहुत कम है। पर्टिकुलर आइटम इज बीइंग सप्लाइड इन फ्यू अमाउंट्स, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब स्केर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ सप्लाई इज नॉट लिमिटेड, बट इन कंपैरिजन टू डिमांड सप्लाई इज लिमिटेड। यहाँ मांग की तुलना में सप्लाई कम है। सप्लाई वैसे कम नहीं है, वैसे तो बहुत सारा आइटम पैदा होता है, बहुत ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन मांग उससे भी ज़्यादा है। कोयला बहुत कम पैदा नहीं होता है, बहुत कोयला है, लेकिन वो इसलिए स्केर्स है क्योंकि मांग उससे भी ज़्यादा है। पेट्रोल बहुत कम पैदा नहीं होता हमारे यहाँ, लेकिन जितनी हमारी मांग है उसकी तुलना में बहुत कम है, कुछ भी नहीं के बराबर है। तो इसलिए कोई भी साधन हमारे पास जो डिमांड के कंपैरिजन में कम होता है उसको हम स्केर्स कहते हैं। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर स्केर्स इन सप्लाई। बहुत सारे स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके हैं, जिनको आप रिनोवेट नहीं कर सकते, जिनको आप ऐसा नहीं है कि उनको फिर से इसमें संशोधन करके उसे बढ़ा सकते हैं, तो वो सप्लाई भी सीमित है, साधन सीमित है इसलिए। और उससे बड़ी समस्या ये है कि स्केर्सिटी और भी बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि जो साधन है वो एक सीमित है, दूसरे उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेज हैं ना, बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं, अल्टरनेटिव यूजेज। तो उनके तमाम वैकल्पिक प्रयोग हैं, इससे उनकी सीमितता और भी कम हो जाती है। अब साधन सीमित हैं, उनके तमाम वैकल्पिक प्रयोग हैं, इसलिए जरूरी है कि इनकी फिजूल खर्ची न किया जाए ना। इसका मतलब कि एक सबसे बड़ी समस्या है जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसे हम किफायत की समस्या है, क्या कहते हैं? किफायत करना पड़ता है। किफायत का मतलब, अब किफायत का मतलब ये है कि यू हैव नॉट टू वेस्ट योर स्केर्स रिसोर्सेज
and you have to utilize the resources whatever you have in a rational manner. कैसे इस्तेमाल करना है? विवेकपूर्ण तरीके से। विवेकपूर्ण तरीके से कब होगा? जब हम अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे। क्या करेंगे? इकोनॉमी ये कहती है, किफायत की समस्या ये कहती है, यू हैव टू फिक्स योर प्रायोरिटीज विच इज वन, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी फुलफिल्ड फर्स्ट। कौन सा उद्देश्य आपको पहले पूरा करना चाहिए? तो यहां प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी आपको फिक्स करनी चाहिए। तो प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? तो आपके पास से आपका एक विवेकपूर्ण, एक रेशनल लिस्ट होनी चाहिए कि ये हम पहले पूरा करेंगे, ये बाद में करेंगे, ये इस पर कम खर्च करेंगे, इस पर ज़्यादा खर्च करेंगे। तो यह जब आप यहाँ से शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इसे कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हाउ टू चूज को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जब हम इन दोनों समस्याओं को मिला देते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, देन इट बिकम्स प्रॉब्लम ऑफ, इसे कहेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या कहेंगे? इकोनॉमिक। अब आप देखिए, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन आपको क्यों करना चाहिए? बेसिक आंसर था जस्ट टू नो हाउ टू चूज, यह जानने के लिए कि कैसे चुनेंगे। लेकिन अगर आप इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब यह है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज नेसेसरी फॉर एनीबडी जस्ट टू नो हाउ टू एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्योंकि अंत में क्या निकलता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। केवल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपने पीछे व्याख्या की इसमें कहीं इकोनॉमिक्स के शब्द की बात नहीं हुई, जनरल चॉइस की बात। ये भी अपने आप में इकोनॉमिक्स का विषय है कि दोस्ती इससे करें या इससे करें, क्योंकि यू हैव टू चूज, चुनाव करना है कि दोस्ती इनसे करें या इनसे करें। तो इसका मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक वाइडर रेंज को कवर करता है। वो केवल मुद्रा को, केवल बैंक को, केवल शेयर मार्केट को, केवल इन्फ्लेशन को, केवल इन्फ्लेशन को कवर नहीं करता है। बात समझे? तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इट कवर्स एवरीथिंग। जो कुछ भी है वो सब इकोनॉमिक्स में समाहित हो सकता है अगर आप चाहें, क्योंकि चॉइस जहाँ भी आएगी वहाँ इकोनॉमिक्स आएगी। ठीक है? तो बेसिकली हम किसका अध्ययन करते हैं? हाउ टू चूज। एक शब्द अगर आप याद रखें, इसके बाद फिर उसके आगे पीछे एक्सटेंशन करते चले जाएंगे, आपकी व्याख्या बढ़ती चली जाएगी। बट हाउ टू चूज इज द बेसिक क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। दैट्स व्हाई स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। सबको पढ़ना चाहिए, उसकी अपनी समझ बढ़ती है, उसका अपना क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, उसका अपना एक इनोवेटिव आइडिया उसमें जनरेट होता है, एक्सप्लेनिंग पावर बढ़ती है। ठीक है? तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम करते हैं। और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स, बहुत संक्षेप में एक लाइन में, जस्ट टू नो हाउ टू चूज, बस। तो आप बड़े आराम से कहते, और बाकी चीज़ें फिर आप आगे पीछे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? चलो बाकी कर